हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग इन्फ्लेशन की दूसरी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्फ्लेशन की क्लास 1 को आप देख लें ताकि इस क्लास को आप लोग इजीली कनेक्ट करें। और मैंने इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करा चुकी है, तो आप लोग उन वीडियो को भी देख लें, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स की सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। तो क्या होगा, आप लोग भी हर एक वीडियो को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास इन्फ्लेशन पार्ट 2। ये है कंटेंट। हम लोग आज जानेंगे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। इन्फ्लेशन के कॉज क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है दूसरे दूसरे एस्पेक्ट्स में, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, ये सब के बारे में थोड़ा डिफिनेशन और उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा हम लोग करेंगे। फिलिप कर्व क्या होता है थोड़ा जानेंगे, और टॉपिक ऑफ द डे जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इन्फ्लेशन का इंट्रोडक्शन देखा था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कि आपका जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो राइज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस पीरियड के लिए। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर उसका प्राइस राइज हो रहा है फॉर सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूअस पीरियड के लिए तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखा था, जो भी फर्म जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो प्रोडक्ट आपका होलसेल मार्केट में जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है और या जो भी इस पे प्राइस चेंजेस इस प्रोडक्ट का हो रहा है उसको हम लोग मेजर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के हेल्प से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता था कि रिटेल शॉप से जब भी कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथों में जाता था तो जो भी प्राइस चेंजेस हो रहा है उस चीज को हम लोग मेजर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज करते थे। लास्ट टॉपिक प्रीवियस क्लास में था आपका डिमांड सप्लाई गैप। तो डिमांड सप्लाई गैप का मतलब समझ गए होंगे कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप, इस गैप को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। जब तक आपका इन्फ्लेशनरी गैप रहेगा तब तक इन्फ्लेशन रहेगा। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज का टॉपिक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था कि अगर जब भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है तो उसके वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। जब भी आपका गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल सप्लाई जो होता है वो आपका आइदर डिक्रीज होगा या आपका एग्रीगेट डिमांड से कम होगा, तो जिसके वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है। डिक्लाइन जब आपका एग्रीगेट सप्लाई में होता है तो वो बेसिकली आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जब इंक्रीज होता है तो उसी के वजह से होता है, जो कि आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इन्फ्लेशनरी गैप को समझा था। इस क्लास में हम लोग डिफ्लेशनरी गैप को देखेंगे। ये ज्यादा कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्फ्लेशनरी गैप का अपोजिट जो होता है वो डिफ्लेशनरी गैप होता है। मतलब कि यहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू एग्रीगेट डिमांड। जब भी आपका डिफ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में क्या होता है कि आउटपुट जो है आपका वो डिक्लाइन कर जाता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट है वो भी आपका फॉल करेगा। फिर से एक बार कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होता है कि फाइनल जो गुड है उसका जो कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो जिसके वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। अब थोड़ा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में समझ लें कि कैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। सबसे पहला है आपका राइज इन वेजेस ऑफ एम्प्लॉय। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सेकंड था लेबर। अगर लेबर का वेजेस अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट है आपका राइज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो सिमिलर प्रोसीजर है कि रॉ मटेरियल भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो रॉ मटेरियल का अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने का चांसेस है।
थर्ड है आपका राइज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो उसको ध्यान से समझिएगा। सपोज कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल हमारे भारत में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी और देश से उसको इंपोर्ट करेंगे। तो अगर उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है या प्राइस है वो अगर राइज करता है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को अब रॉ मटेरियल का ज्यादा दाम देना होगा, ज्यादा कॉस्ट देना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिर से यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में फिर से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। लास्ट है आपका राइज इन प्रॉफिट मार्जिन बाय फर्म। मतलब कि फर्म अब क्या चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़े। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन उसको बढ़ाना है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कल को वो 10 आइटम प्रोड्यूस करता था तो आज वो 20 आइटम्स प्रोड्यूस करेगा ताकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सके। तो यहाँ पे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने का चांसेस है। नेक्स्ट है कि हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को फिर कॉम्बैट कैसे करें। तो पहला स्टेप ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर सपोज किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको 100 रुपीज देना होता है और गवर्नमेंट उसमें 40 रुपीज बोलेगी कि हम सब्सिडी देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस फर्म है उसको सिर्फ 60 रुपीज ही कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिजनेस फर्म की तरफ से घट रहा है। तो इसका मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का यहाँ पे घटने का चांसेस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट को मैक्सिमम प्राइस जो प्रोडक्ट का है उसको फिक्स करना होगा। और तीसरा, जो भी सप्लाई साइड फैक्टर्स है जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग बोल सकते हैं, उसको इंप्रूव करना होगा। तो ये हम लोग मेथड के हेल्प से हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कॉम्बैट कर सकते हैं। अब हम लोग कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। हम लोग इसको दो हेड में पढ़ेंगे, इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटरनल कॉजेज को देख लेते हैं। इंटरनल कॉजेज में पहला है राइज इन वेजेस। राइज इन वेजेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका फैक्टर कॉस्ट मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। लेबर जो है उसको हम लोग वेज देंगे तो वो वेज अब बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका इन्फ्लेशन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज होगा। दूसरा है आपका बूम इन क्रेडिट। तो बूम इन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि हम लोग मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि लोगों के हाथों में पैसा होगा। तो लोगों के हाथों में पैसा होगा तो इसका मतलब उन लोग का स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, उन लोग का खर्च भी बढ़ेगा। तो जिसके वजह से मार्केट में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई तो एज इट इज वहीं पे रहेगा। तो जिसके वजह से डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा और यहाँ पे इन्फ्लेशन होने का चांसेस है। तीसरा है आपका बिजनेस टैक्स को भी यहाँ पे इंक्रीज कराएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये आपका इंटरनल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो एक्सटर्नल कॉज में सबसे पहला पॉइंट है कि मतलब आपका जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो फॉल हो जाएगा। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि एक सेव का दाम मतलब एक एप्पल का जो दाम है वो 10 रुपया है आज, कल को वो एप्पल का कॉस्ट हो गया 30 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्या कहते हैं नंबर के टर्म्स में अगर करेंसी है वो बढ़ गया है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो घट चुका है। तो इस केसेस में भी क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन अकर हो सकता है। थर्ड है आपका कोई ग्लोबल कमोडिटी जिसका प्राइस इंक्रीज हो गया हो, उसके वजह से भी आपका इन्फ्लेशन होता है। वर्ल्ड ऑयल गैस प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसके वजह से भी आपका इन्फ्लेशन होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्फ्लेशन, इसको हम लोग दो फ्लो चार्ट से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्लो चार्ट को देखते हैं। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, अगर आरबीआई ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में पैसा इंजेक्ट होगा। अगर मार्केट में पैसा इंजेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि लोगों के हाथों में पैसा आएगा। लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो इसका मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो आपका यहाँ पे बढ़ेगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर बढ़ता है तो मतलब डिमांड जो होगा प्रोडक्ट का वो इंक्रीज करेगा। तो जिसके वजह से क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे मिसमैच हो सकता है। तो यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रिस्क हो सकता है। फिर हम लोग राइट हैंड साइड वाले फ्लोचार्ट को देखते हैं। इंक्रीज्ड ऑयल प्राइसेस, ऑयल एक तरह का हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो बिजनेस फर्म आपका ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑयल का जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इसका मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रिस्क यहाँ पे आपका हो सकता है। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज्ड बाय, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ था।
एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ए डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, आप कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। तो ठीक है, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा डी 1 2 3। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मतलब जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज हो रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक पहला है आपका इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाता है तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा। लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो इसका मतलब क्या है, आपका डिमांड बढ़ेगा। डिमांड सप्लाई मिसमैच, इन्फ्लेशन होने का चांसेस हो जाएगा, जिसको हम लोग जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज बोलते हैं। मतलब वो इन्फ्लेशन ही होता है एक तरह से। दूसरा स्टेटमेंट है डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि यहाँ पे आपका जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो चुका है, तो फिर यहाँ फिर सेम चीज होगा, डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा, इन्फ्लेशन होने का चांसेस। थर्ड, इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। तो सेम प्रोसीजर, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गया है, सप्लाई वो एज इट इज है, तो यहाँ पे भी आपका डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सेम कॉन्सेप्ट पे था, तो इसका आंसर 1 2 3 आपका होगा। तो हम लोग को इकोनॉमिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज, इसमें थोड़ा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब कि जिस वे में आपको हम अभी बताए उसी वे में आप भी एग्जाम में सोचिएगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग 3 हेड्स में पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन का प्रभाव वैल्यू ऑफ मनी पे क्या होगा, इन्फ्लेशन का प्रभाव लेंडर एंड बोरोवर्स पे क्या होगा, और इन्फ्लेशन का प्रभाव आपका इंडिविजुअल्स पे क्या होगा। तो सबसे पहला है वैल्यू ऑफ मनी पे इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव है। तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज होगा जब इन्फ्लेशन होगा। मतलब कि इन्फ्लेशन जो होता है वो वैल्यू ऑफ मनी को डिक्रीज कर देता है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। अगर 2019 में मेरे पास अगर 100 रुपया है और एक एप्पल का दाम 10 रुपीज है, तो इसका मतलब है कि हम लोग 10 एप्पल्स को खरीद सकते हैं। लेकिन 2020 में ड्यू टू इन्फ्लेशन एक एप्पल का दाम 20 रुपीज हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग सिर्फ 5 एप्पल्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मनी का जो नंबर है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी। मनी जो है वो अपना परचेजिंग पावर को लूज करता है यहाँ पे, जब भी आपका इन्फ्लेशन होगा उस केस में। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन का प्रभाव लेंडर्स और बोरोवर पे। तो लेंडर मतलब वो जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, और बोरोवर मतलब वो जो कि बोरो करते हैं मनी अपने कुछ डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो इन्फ्लेशन जो है वो लेंडर्स के लिए बैड है लेकिन बोरोवर्स के लिए अच्छा है। अब ये क्यों है इसको हम समझाते हैं। लेंडर जो है वो क्या करता है कि मतलब जो पैसा देता है और वापस से जो वो पैसा उसको मिलता है उसका लेस परचेजिंग पावर होता है। मतलब कि मनी दे गेट पेड बैक हैज लेस परचेजिंग पावर, तो जिसके वजह से लेंडर को जो है वो सफर करना पड़ता है। लेकिन बोरोवर का क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट उसको पे करना होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डज डिफ्लेशन इम्पैक्ट द लेंडर एंड बोरोवर। तो डिफ्लेशन आपका लेंडर्स और बोरोवर को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। आप यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो को, थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स वैसे मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन अगर आप खुद से भी सोचेंगे तो एक आपका स्किल डेवलप होगा फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स पे इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव हुआ। तो जो लोगों का फिक्स्ड इनकम होता है, इन्फ्लेशन उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सपोज मेरे पास 10,000 रुपीज है एज अ फिक्स्ड इनकम मेरे को मिल रहा है हर एक महीना, और इन्फ्लेशन हो गया है, तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो चीज मेरे को पहले 10 रुपए में मिलता था अब वही चीज मेरे को 20 रुपए में मिल रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो चीज हम पहले 10,000 जो कि मेरा इनकम था जिसमें हम सब कुछ अपना चला लेते थे, अब हम नहीं चला पा रहे हैं। क्योंकि लेकिन उस इन्फ्लेशन होने के बाद भी मेरा इनकम वही का वही है, मतलब 10,000 का 10,000 ही है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि जो लोग फिक्स्ड इनकम कमाते हैं उनको इन्फ्लेशन बैडली हर्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को, तो उन लोग को बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन से, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लेशन जो होता है वो उन लोगों को हर्ट करता है जिनका इनकम वो होता है वो फिक्स्ड होता है, तो जिसके वजह से वो लोग सारे आइटम्स को परचेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोग का जो सैलरी होता है वो फिक्स है। अगर 10,000 मिल रहा है
तो वो लोग अगर आज 10,000 एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो उस टाइम में वो 10,000 में ही उनको सब चीज मैनेज करना होगा। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पीपल विद फिक्स्ड इनकम उनको बहुत ज्यादा हर्ट करता है इन्फ्लेशन। लेकिन वहीं आपके बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन से, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डिफ्लेशन का। तो डिफ्लेशन जो होता है वो आपका जनरल प्राइस लेवल में डिक्रीज होता है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्राइस लेवल है उसमें डिक्रीमेंट होगा। ये आपका इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है, और ये तब होता है जब आपका इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो 0% से बिलो आ जाए। इसका मतलब कि इन्फ्लेशन अगर आपका नेगेटिव होता है तो ये हम लोग डिफ्लेशन का कंडीशन बोलेंगे। इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन, मतलब डिफ्लेशन का क्या प्रभाव है वो हम लोग अभी देखेंगे। जब डिफ्लेशन होता है तो आपका वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेव का दाम, मतलब एक एप्पल का दाम आपका 10 रुपीज था आज, लेकिन 1 वीक बाद जब डिफ्लेशन होता है तो वही जो 10 रुपीज कॉस्ट था वो 5 रुपीज पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नंबर के टर्म्स में मनी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वैल्यू के टर्म्स में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मनी का जो परचेजिंग पावर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जब डिफ्लेशन होता है तो याद रखिएगा ये लेंडर्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये बोरोवर्स के लिए बुरा होता है। यहाँ पे आपका बोरोइंग जो होगा वो डिस्करेज होगा। पीपल का जो कंजप्शन है वो भी डिक्लाइन होगा यहाँ पे, और ये आपका रिसेशन की ओर भी बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसके वजह से इकोनॉमी जो होगा वो रिसेशन में भी जा सकता है। और इसके अन्य बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर सकता है, उसके बाद फॉल इन वेज रेट्स हो सकता है, डिमांड और इनकम यहाँ पे लो हो जाएगा आपका, और बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है आपका डिसइन्फ्लेशन। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग डिसइन्फ्लेशन समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, डिसइन्फ्लेशन क्या है कि वो भी एक तरह का इन्फ्लेशन है, लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा इन्फ्लेशन का वो बहुत ही कम होगा, मतलब कि रेट जो है वो स्लो हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर लेमेंस लैंग्वेज में बात करें तो ये आपका है स्लोइंग ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन जो है वो स्लो हो रहा है। अब थोड़ा इसको हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्या है ये। सपोज कीजिए कि इन्फ्लेशन रेट आपका 2017, 18, 19 और 2020 में 12%, 10%, 8% और 6.5% है। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इन्फ्लेशन है, लेकिन वो इन्फ्लेशन बहुत ही स्लो है। तो डिसइन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट बस इतना ही होता है। अब थोड़ा इसको हम लोग डिफरेंस के वे में समझ लेंगे, मतलब कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो फॉल होता है, लेकिन डिसइन्फ्लेशन में प्राइसेस फॉल नहीं होते हैं, ओवरऑल रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन जो है वो तुम्हारा आपका पॉजिटिव रहेगा। डिफ्लेशन जो होता है वो हार्मफुल होता है इकोनॉमी के लिए, लेकिन डिसफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल नहीं है। डिफ्लेशन जो है वो सिग्निफाई करता है कि मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का क्या डायरेक्शन होगा, लेकिन डिसफ्लेशन जो है वो आपका रेट ऑफ चेंज बताता है कि मतलब इन्फ्लेशन कितना रेट से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका स्टैगफ्लेशन का। तो स्टैगफ्लेशन को समझने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला के बेसिस पे इसको समझते हैं। जब भी आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाए प्लस स्टैग्नेंट ग्रोथ हो तो उस केस में आपका स्टैगफ्लेशन होता है। ये जो होता है ये बहुत ही अनयूजुअल होता है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि हम लोग कोई पॉलिसी ला रहे हैं जिसके तहत इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जाए, तो क्या होता है कि दूसरे साइड में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर हम लोग कोई पॉलिसी लाते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए तो दूसरे साइड आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये पूरा स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है आपका रीफ्लेशन एंड स्क्यूफ्लेशन के बारे में। रीफ्लेशन क्या होता है कि जब भी आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन या इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके आने वाले पीरियड में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी लाया जाता है ताकि हम लोग का आउटपुट एक्सपैंड करे, हम लोग स्पेंडिंग को स्टिमुलेट कर पाए और हम लोग
डिफ्लेशन को इफेक्ट को कर्व कर पाए, वो कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे रिफ्लेशन बोलते हैं। इसमें और बहुत सारा फीचर्स इंक्लूडेड है, जैसे कि आपका टैक्सेस रिड्यूस किया जाएगा, उसके बाद मनी सप्लाई को चेंज किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे आपका लोअर किया जाएगा। ये सब करने से क्या होगा कि मार्केट में जो है वो पैसा बहुत ज्यादा इंजेक्ट होगा। पैसा इंजेक्ट होगा तो लोग के हाथ में पैसा आएगा, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होगा कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आया था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका स्क्यूफ्लेशन का। तो इसको अगर आसान भाषा में समझे कि कुछ सेक्टर्स जो है वो इन्फ्लेशन फेस कर रहा है और कुछ सेक्टर जो है वो इन्फ्लेशन नहीं फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर फूड प्राइसेस का प्राइस राइज हो रहा है ड्यू टू ओनियन एंड पोटैटो, तो इसका मतलब ये भी है कि दूसरे कमोडिटीज जो हैं उनका प्राइस राइज नहीं हुआ है। ओनियन एंड पोटैटो के वजह से ही फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो सम सेक्टर्स आर फेसिंग इन्फ्लेशन, मतलब कुछ सेक्टर इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, वाइल अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर नॉट। अदर सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं वो इन्फ्लेशन फेस नहीं कर रहे हैं। ये है आपका फिलिप कर्व। तो फिलिप कर्व के क्या कहते हैं आपको ग्राफ से ही पता चल गया होगा कि ये आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर इन्फ्लेशन अगर आपका बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आपका घटेगा। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑफ द डे। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने टॉपिक ढूंढा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आपका फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत बैंक जिसका वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है उसको आरबीआई के अंडर रख दिया जाता है। आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क को 2002 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कि आपका इंडियन बैंकिंग सेक्टर में है उसको चेक किया जा सके। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन तब इन्वोक होता है जब आपका कुछ थ्रेशोल्ड ब्रीच हुआ हो, मतलब कि बैंक ने अगर कुछ थ्रेशोल्ड को ब्रीच किया है तब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को इन्वोक कर दिया जाता है। थ्रेशोल्ड जैसे कि एसेट क्वालिटी हो गया, आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया और अन्य इसी प्रकार के। दो टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होगा, एक होगा आपका मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस और दूसरा होगा आपका डिस्क्रिशनरी रेस्ट्रिक्शंस। मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस में आपका क्या आता है कि रेस्ट्रिक्शंस आपका डिविडेंड पे लगा दिया जाएगा, ब्रांच एक्सपेंशन पे लगा दिया जाएगा। उसी तरह डिस्क्रिशनरी रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो लेंडिंग और डिपॉजिट फंक्शन होता है उसको कर्व किया जाता है। तो ये आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है। जब भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ट्रिगर होता है तो बैंक जो है वो रिन्यू या एक्सेस कॉस्टली डिपॉजिट नहीं कर सकता है, मतलब कि जो भी कॉस्टली डिपॉजिट होगा उसको रिन्यू या एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि उसको ये अलाउड नहीं है। दूसरा क्या है कि जब उस बैंक जो है उसको एनपीए का जो स्टॉक्स है उसको रिड्यूस करना होगा, और ये उसको कैसे रिड्यूस करेगा, जब भी कभी एक स्पेशल ड्राइव इसके लिए उसको लॉन्च करना होगा तब जाके बैंक जो है वो एनपीए स्टॉक्स को रिड्यूस करेगा। बैंक्स जो है न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है डिफरेंट फॉर्म के साथ या डिफरेंट किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, उसको ध्यान सुन लीजिएगा। बैंक्स जो है वो रिन्यू और एक्सेस कॉस्टली डिपॉजिट नहीं कर सकता है, दे आर नॉट अलाउड टू रिन्यू एंड एक्सेस। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, इन लोगों को स्पेशल ड्राइव लॉन्च करना होगा ताकि ये लोग एनपीए के स्टॉक्स को रिड्यूस कर सकें। और थर्ड, ये लोग क्या कहते हैं बिजनेस फॉर्म या क्या कहते हैं न्यू बिजनेस के साथ ये लोग इंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का कुछ कुछ प्रोविजन है। ये मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है मेंस पे। तो व्हाट इज पीसीए, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, और डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। तो खुद से सोचिएगा थोड़ा और इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।